हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एंजाइम्स डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स का सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटालिटिक पावर। एंजाइम्स आर मोस्टली कॉमनली नोन एज कैटलिस्ट। दे कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि वो इंक्रीज भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या डिक्रीज भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो increase the rate of they do so by increasing or decreasing the activation energy of the reaction. इसका क्या मतलब है? एक्टिवेशन एनर्जी को अभी हम लोग बहुत अच्छे से आगे के वीडियो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, पर अभी ये जान लेते हैं कि एंजाइम्स का मेन काम कैसे होता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर they do not alter the free energy of reaction. The catalysis do not affect the reaction equilibrium. इसका मतलब है कि ये केवल एक्टिवेशन एनर्जी पे अफेक्ट करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये जो रिएक्शन की फ्री एनर्जी होती है उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। ये रिएक्शन के इक्विलिब्रिया को अफेक्ट नहीं करेंगे। They have high degree of specificity for their substrate. Enzymes बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। एक एंजाइम का पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेट होता है जिससे वो बाइंड करेगा और वो उसको कन्वर्ट कर देगा एक प्रोडक्ट में। एक ही एंजाइम, मतलब ये डिपेंड करता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है। इस एंजाइम्स के पास आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने 11th-12th क्लास में कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या, उनके पास एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट इन द सेंस, पहले आप ऐसे समझिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स है प्रोटीनेशियस इन नेचर, और प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए बहुत 3D फोल्डिंग होती है, जिसमें वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और वंडरवॉल इंटरेक्शन सब लगते हैं। जब वो एक प्रोटीन 3D फोल्डेड होता है तो वो फंक्शनल फॉर्म में होता है। अब वो 3D फोल्ड में एक ऐसी जगह होती है एक ऐसा सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का जो कि अफिनिटी लगता है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही। अब वो जब तक वो सबस्ट्रेट नहीं रहेगा वो एंजाइम कुछ एक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसे वो सबस्ट्रेट मिलेगा वो सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये चीज होता है जैसे कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए इसको कैटालिटिक बोलते हैं एंजाइम्स को। और ये हर एक एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करता है, इसलिए एंजाइम्स को हाईली स्पेसिफिक बोला जाता है सबस्ट्रेट के टर्म्स में। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन ट्रेमेंडसली। मतलब अगर हम लोग बिना कैटेलिस्ट यूज किए या बिना एंजाइम किए एक रिएक्शन देख रहे हैं तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जितने टाइम में बन रहा है उसके कंपैरिजन में अगर हम एक एंजाइम यूज करके सेम सबस्ट्रेट दे रहे हैं और प्रोडक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं उतने ही टाइम में, तो हमें बहुत फोल्ड्स में इंक्रीज मिलेगा, बहुत टाइम्स में प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि ये रिएक्शन को बहुत सुपर फास्ट स्पीड में कर रहा है, तो हमें कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो एंजाइम्स का मेन काम यही है कि वो एक्सेलरेट करते हैं या कैटालिटिक पावर एज अ हेल्पर यूज होते हैं एक कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एक ये भी यूनिक नेचर है एंजाइम्स का कि ये कभी भी रिएक्शन में खुद कन्वर्ट नहीं होते हैं। मतलब ये केवल एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसा एक प्रोटीन है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है, उस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम्स अपने फ्री हो जा रहे हैं। एंजाइम्स ऐसा नहीं हो रहे हैं कि वो ब्रेक हो रहे हैं या वो कुछ कन्वर्ट हो जा रहे हैं। हमारे पास वापस से ओरिजिनल स्टेट का एंजाइम्स वापस मिल जाएगा जब एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में, बस वो एक हेल्पर होते हैं जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। They function in aqueous solution under very mild conditions of temperature and pressure. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और पीएच वैल्यू के।
हम लोग अगर कोई एंजाइम हमारे बॉडी में है तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है, हमारा जो फिजियोलॉजिकल पीएच वैल्यू है, उसी में फंक्शनल होते हैं कुछ एंजाइम्स। अगर हम लोग उसको वो टेम्परेचर ना दें या टेम्परेचर को बहुत लो कर दें या बहुत हाई कर दें, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है उस एंजाइम का, तो वो एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका बेसिक रीजन यही है कि मोस्ट एंजाइम्स प्रोटीनेशियस है नेचर में, और प्रोटीन अगर हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो डीनेचर हो जाएंगे। अगर वो डीनेचर हो जाएंगे तो वो एक्टिव नहीं रहेंगे, वो फंक्शनल नहीं रहेंगे। और सिमिलरली वही प्रोटीन अगर बहुत लो टेम्परेचर दिया जाए तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर इनएक्टिव है प्रोटीन तो और ऑब्वियस सी बात है वो तभी भी फंक्शनल नहीं रहेंगे। सिमिलर केस में पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा प्रोटीन वाले लेक्चर्स में कि पीएच जो होता है या वो इम्पार्ट करता है चार्ज प्रोटीन के ऊपर। और चार्ज अगर चार्ज प्रोटीन का चेंज हो रहा है तो प्रोटीन की फोल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन में चेंजिंग आएगी, प्रोटीन की स्टेबिलिटी में चेंजिंग आएगी, जिसकी वजह से प्रोटीन की फंक्शनैलिटी में भी चेंजिंग आएगी। इसलिए एंजाइम्स जो कि मोस्टली प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच से और टेम्परेचर से। जो एंजाइम्स प्रोटीनेशियस नहीं है, जो कि राइबो एंजाइम्स हैं, जो कि आरएनए हैं, जो कि कैटालिटिक पावर रखते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं ऐसे, वो भी एक्चुअली में पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। और आपको एक डिफरेंट एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आर्कियोबैक्टीरियाज। ये सब बैक्टीरियाज बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर को सरवाइव करते हैं, जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज। अब ये सब बैक्टीरिया अगर हाई टेम्परेचर पे है तो आप बोलेंगे कि इनके अंदर जो प्रोटीन होगा वो तो डीनेचर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। आर्किया बैक्टीरिया में जो प्रोटीन फंक्शनल होते हैं, सपोज अगर हम लोग थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि हाई टेम्परेचर को सर्वाइव करते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड नहीं होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग पीसीआर में टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। ये पॉलीमरेज आर्की बैक्टीरिया से ही लिया गया है, जो कि एक एंजाइम है जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। तो एंजाइम हर एक ऐसा नहीं है कि एक ही रेंज के होंगे, हर एक ही रेंज के टेम्परेचर या प्रेशर को सहेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक एंजाइम का अपना अलग अलग पीएच और टेम्परेचर होता है, लेकिन हर एक एंजाइम उसी पीएच और टेम्परेचर पे वर्क करेंगे। उससे अलग अगर टेम्परेचर पीएच रहेगा तो एंजाइम्स की फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो जाती है। ये हो गया जनरल बैकग्राउंड अबाउट एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स, हमें क्यों चाहिए एंजाइम्स? हमारे बॉडी में पहले बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं, ये मैंने आपको थोड़े से इंपॉर्टेंस बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि एंजाइम्स में और क्या क्या चीजें हमें देखनी है। अगर हम लोग देखें कि मैंने बोला कि ये, अब मैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीनेशियस होते हैं तो मैं प्रोटीनेशियस एंजाइम्स को लेके कंसीडर करके आगे के चीजें बता रही हूँ। होलो एंजाइम, आपने वर्ड ये बहुत सारे बुक्स में भी लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होता है होलो एंजाइम, एंजाइम, एपो एंजाइम क्या है। होलो एंजाइम इज अ प्रोटीनेशियस एंजाइम that is in its active form। होलो एंजाइम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एपोप्रोटीन और एपो एंजाइम, और दूसरा होता है कोफैक्टर्स। हर एक एंजाइम की मैं बात नहीं करी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो प्रोटीनेशियस होते हैं उनके पास एक प्रोटीन पार्ट होता है जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, उससे जुड़ा हुआ एक कोफैक्टर होता है। वो कोफैक्टर जब प्रोटीन पार्ट से इंटरैक्ट करेगा तो एक होलो एंजाइम या एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम बनता है। सिर्फ वो प्रोटीन अकेला जो एपोप्रोटीन है या एपो एंजाइम है फंक्शनल नहीं है, अपनी कैटालिटिक पावर नहीं शो कर सकता। इसमें होलो एंजाइम के दो पार्ट हो गए, एपो एंजाइम्स और एपोप्रोटीन्स और कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स आर स्मॉल
non-proteinaceous molecule. And apoprotein and opoenzymes are proteins. कोफैक्टर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे है? कोफैक्टर क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मेटल आयंस भी और कोएंजाइम्स भी। मेटल आयंस में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक आयंस ये सब होते हैं। एंड कोएंजाइम्स में हमने NAD+, NADH ये सब जो होते हैं ये कोएंजाइम होते हैं। ये भी एंजाइम से जुड़कर या प्रोटीन पार्ट से जुड़कर प्रोटीन को एक्टिव बनाते हैं और वो एंजाइमेटिक कैटालिटिक पावर देते हैं। कोएंजाइम्स भी दो तरह के होते हैं, को सबस्ट्रेट एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। को सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ऐसे कोफैक्टर्स या ऐसे कोएंजाइम्स जो कि प्रोटीन पार्ट या एपोप्रोटीन पार्ट से ट्रांजिएंटली अटैच होते हैं। ट्रांजिएंटली अटैच का मतलब है वीकली अटैच, बहुत वीकली अटैच हैं थ्रू वन डर वाल इंटरैक्शन और नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस, कि मतलब ट्रांजिएंटली अटैच होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते हैं प्रोटीन पार्ट से। केवल इस बॉन्डिंग के बेसिस पे दो डिफरेंशिएट किया गया है कोएंजाइम्स को। दूसरा टाइप ऑफ कोएंजाइम्स होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बहुत अच्छे से कोवेलेंटली बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ, और ये सब ये जो कोफैक्टर्स हैं और जो एंजाइम्स हैं, जब तक कोफैक्टर कोई एक एपो एंजाइम से नहीं बाइंड करेगा, उसके स्पेसिफिक कोफैक्टर्स भी होते हैं हर एक एंजाइम्स के, तो स्पेसिफिक कोफैक्टर स्पेसिफिक एंजाइम या प्रोटीनेशियस पार्ट से जब बाइंड करेगा तो एक फंक्शनल एक्टिव होलो एंजाइम बनता है जो कि कैटालिटिक होता है। मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ कि कुछ आयंस जो स्पेसिफिक एंजाइम्स के कोफैक्टर्स हैं। मैं जो मेटल आयंस की बात थी वहां पर इनऑर्गेनिक मेटल आयंस, ये सारे अपने एंजाइम्स की लिस्ट पड़ी होगी, ये कहीं ना कहीं बायो एनर्जेटिक्स में आते हैं। आपको अभी आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा कि यहाँ पे ये एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, कौन से पाथवे में फंक्शन है, और आपको ये पता होना जरूरी है कि ये एंजाइम्स इनएक्टिव हैं अगर ये आयंस उनको ना मिले तो। इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी में आयंस की डिफिशियंसी या कुछ बोला जाता है विटामिन की डिफिशियंसी हो जा रही है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, हमें माइनर अमाउंट में आयरन भी चाहिए होता है, और ये सब जो होते हैं ये हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब इसी में वर्क करते हैं एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए। तो इनकी डिफिशियंसी से भी बहुत डिजीजेस होती हैं। तो ये जो आयंस हैं ये सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लीजिएगा। देन एंजाइम्स के बारे में अब हमें देखना है कि एंजाइम्स एक्चुअली फंक्शन कैसे कर रहे हैं। तो एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस within the confines of a pocket on the enzyme called active site। मैंने पहले ही बताया कि जो 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो अगर उसमें एक ऐसा पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर बनता है जो कि लाइंड होता है एक सीरीज ऑफ अमाइनो एसिड से, जो कि स्पेसिफिक होता है फॉर अ सबस्ट्रेट। उस ही पॉकेट को एक्टिव साइट कहा जाता है क्योंकि वो ही मेन साइट है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। कोई भी एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होगा जहां जो कि बहुत स्पेसिफिक होगा उसके सबस्ट्रेट के लिए। वो स्पेसिफिसिटी कौन देता है? उसके अमाइनो एसिड जो वहां पे प्रेजेंट है, जो अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट से प्रेजेंट है वही स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं कोई भी एंजाइम्स को। देन द मॉलिक्यूल्स दैट is bound to the active site and acted upon by the enzyme is called substrate। आपको ये पहले ही बता चुके हैं। एक जनरल सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं कि एक अगर एंजाइम है और एक ही सबस्ट्रेट है उसका, तो क्या क्या प्रोडक्ट, कैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता होगा। E फॉर एंजाइम है यहाँ पर रिएक्शन में, S फॉर सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेंगे तो सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और एक एंजाइम सबस्ट्रेट स्टेट बनेगा। फिर जब एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंड कर जाएंगे तो एंजाइम एक्ट करेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और एंजाइम और प्रोडक्ट अब एक एंजाइम और प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन एंजाइम के पास एक्टिव साइट तो केवल सबस्ट्रेट के लिए था, तो वो प्रोडक्ट को अपने साथ बाइंड नहीं कर सकता। इसीलिए एंजाइम फिर प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। इससे हमें एक फ्री एंजाइम फिर से मिल जाता है वापस, और हमें सबस्ट्रेट जो था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका रहता है। ठीक है,
अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि द ट्रांजिएंट स्टेट इज नॉट अ केमिकल स्पीसीज with any significant stability and should not be confused with a reaction intermediates like ES और EP. ES और EP यहाँ पे मैंने बोला कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बाउंड होने से मिल रहे थे, और जब वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो एंजाइम और प्रोडक्ट के बाउंड होने से मिल रहे थे। लेकिन ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली में कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, वो एक हाईली अनस्टेबल स्टेट है जो कि रिएक्शन के बीच में हो रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही होती है, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आपको ये पहले से थर्मोडायनेमिक्स में पता होगा कि कोई भी चीज की एनर्जी तब ज्यादा होगी, कोई भी रिएक्शन की एनर्जी उस स्टेट पे सबसे ज्यादा होती है जहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होती है। तो यहाँ पे ES और EP कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्सेस की ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट जो होता है उसमें केवल बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है या बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही होती है, जो कि हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है। द डिफरेंस बिटवीन द energy levels of the ground state and the transition state is the activation energy. पहले मैंने बताया था कि एंजाइम्स कैसे कोई भी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि वो एक्टिवेशन एनर्जी पे काम कर रहे थे, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहे थे या इंक्रीज कर रहे थे, और उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज्ड हो रहा था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्टिवेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इसमें क्या है कि हमारा जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पहले से अपने में स्टेबल कंपाउंड है, अगर उसको एंजाइम नहीं मिल रहा है तो सबस्ट्रेट अपने आप रैंडमली कन्वर्ट कुछ नहीं हो रहा, उसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ नहीं हो रही है, तो वो काफी स्टेबल कंपाउंड है, तो उसके पास एक ग्राउंड एनर्जी होगी। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसको फिर एंजाइम और प्रोडक्ट में बनना है और फाइनली प्रोडक्ट रिलीज करना है, तो उसके लिए उसको ट्रांजिशन स्टेट में जाना होगा जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग होगी। अब सपोज अगर एक कहीं ऐसा स्टेट है जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है या बॉन्ड फॉर्मिंग होनी है, हमें वहां वो हाईली अनस्टेबल स्टेट है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और मैंने बताया सबस्ट्रेट बहुत स्टेबल है, उसकी एनर्जी बहुत कम है, वो एक ग्राउंड स्टेट पे है। तो कम एनर्जी की स्टेट से एक हाई एनर्जी की स्टेट डालने के लिए हमें कुछ एनर्जी ऐड करनी होगी या देनी होगी। वही जो एनर्जी हमें देनी होती है एक ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट जो हाई एनर्जी का है वहां पे पहुंचने के लिए, वो डिफरेंस ही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और इसे अगर ये बैरियर, सपोज ये ग्राउंड स्टेट है और ये ट्रांजिशन स्टेट है जो हाई एनर्जी है, तो अगर ये बैरियर जितना ज्यादा होगा हमें उतनी एनर्जी देनी होगी, उस रिएक्शन को होने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर ये जो बैरियर है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसका बैरियर कम हो जाएगा तो ये रिएक्शन जल्दी होने लगेंगे, क्योंकि अब हमें कम एनर्जी चाहिए इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, और फिर हमें जब ट्रांजिशन स्टेट पहुंच गया तो नेक्स्ट स्टेप तो प्रोडक्ट बनना ही है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का गैप है ये कम करेगा एंजाइम, या ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का गैप है ये और बढ़ाएगा एंजाइम। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जो कि गैप है ट्रांजिशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट का, वो अगर कम होगी तो रिएक्शन फास्टर होंगे, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन और स्लो हो जाएंगे। द एक्टिवेशन एनर्जी आर एनर्जी बैरियर्स टू द केमिकल रिएक्शन। मैंने ये समझा दिया है कि अगर ये एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा बड़ा बैरियर होगा, उतना ही स्लो हो जाएगा रिएक्शन का प्रोग्रेशन। इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं, जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं। यहाँ पे हमारे y एक्सिस पे फ्री एनर्जी दिया हुआ है और x एक्सिस पे रिएक्शन को कोऑर्डिनेट है या टाइम ले सकते हैं हम। देखिए S सबस्ट्रेट अगर वो स्टेबल है, कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो ग्राउंड स्टेट पे है, मतलब उसकी एनर्जी कम है, नीचे है। फिर अगर वो एंजाइम से मिलेगा, वो सबस्ट्रेट में कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कुछ बॉन्ड फॉर्मिंग होगी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो उस जब बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग होगी तो वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, जो कि बहुत हाई एनर्जी स्टेट है। देखिए यहाँ पे ऊपर हो गई एनर्जी,
अब जो एस स्टेट है और जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बीच की जो एनर्जी है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बाद फिर एक प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट हमेशा या मोस्ट ऑफ द केस में सबस्ट्रेट से और ज्यादा ही स्टेबल होगा, तभी वो बन रहा है। अब वैसे सोचिए ना कि ऐसा चीज ही बनेगा जो कि और ज्यादा स्टेबल है, मतलब जिसकी एनर्जी और ज्यादा कम है। तो मोस्ट ऑफ द केस में वैसे ही होता है कि जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी और या ग्राउंड स्टेट सबस्ट्रेट के ग्राउंड स्टेट से कम होता है। सो जो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का गैप है, ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का गैप, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये अनकैटालिटिक रिएक्शन है तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से दिखेगा। सपोज हमने एंजाइम दिया और यही सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम दिया, तो क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा जो ब्लू वाले से डिनोट किया है। यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। सबस्ट्रेट जब बाइंड करेगा, मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंजाइम के साथ, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट है। और फिर वो जब बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, तो फिर से यहाँ पे एनर्जी एक कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जब ES कॉम्प्लेक्स से EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो सबस्ट्रेट में कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग और कुछ बॉन्ड फॉर्मिंग होगी, जिसकी वजह से फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। वो ट्रांजिशन स्टेट अब बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि वो एंजाइम से बाइंड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम है, मतलब हमें बहुत कम ही एनर्जी देनी पड़ रही है इस बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग के लिए, और फिर ये EP बन जा रहा है, मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये भी फिर स्टेबल होता है जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था। देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फिर से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट हमारा ऑल ग्राउंड स्टेट पे अपना आ जाएगा जो कि हाईली स्टेबल स्टेट है। अब इस केस में क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम किया क्योंकि वो एंजाइम से जुड़ा हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो गई, जो यहाँ पे डेल्टा G कैट लिखा है या कैटालिसिस। यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है बहुत कम है। मतलब क्या, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो अब हमें इतनी ही एनर्जी देनी होगी इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, एज कंपेयर टू जब हमें इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही थी। या इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर, मतलब ऐसे ग्राफ के हिसाब से भी देखें तो ये 1/4 हो गई हमारी एनर्जी। और अब इसमें हमें 4 रिएक्शन हो जाएंगे उतनी ही एनर्जी में जब अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में। सो इस ग्राफ के थ्रू भी हम लोग कह सकते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में भी कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। यहाँ पर द एनर्जी derived from enzyme substrate interaction is called binding energy। यहाँ पे जो ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ES कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से, क्योंकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इसकी एनर्जी कम है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड कर रहा है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर रहा है तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो वही बाइंडिंग एनर्जी वाली एनर्जी जो रिलीज हुई, एक सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम है, जब बाइंड किया और वो स्टेबल हो गए, पहले अनस्टेबल थे, अब वो बाइंड करने की वजह से जब स्टेबल हो गए तो हायर एनर्जी से वो लोअर एनर्जी के स्टेट पे आए हैं। तो जब लोअर एनर्जी, वो जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के स्टेट पे पहुंचे के लिए जो डिफरेंस है वो एनर्जी रिलीज हो गई है। वो ही बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज हुई है वही एनर्जी कंपनसेट कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करने के लिए। अब जब यही एनर्जी, तो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी जो एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्म कर, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट फॉर्म हो रहे हैं उसकी वजह से जो रिलीज हो रही है वही एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी हमें नहीं देनी होती है। The binding energy is the major source of free energy used by the enzymes to lower the activation energy of the reaction। हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है
कैसे हुई है? क्योंकि उसने यूज कर लिया है जो एनर्जी रिलीज हुई थी एंजाइम सबस्ट्रेट को कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से, जो कि बाइंडिंग एनर्जी थी, वो एनर्जी यूज कर लिया है यहाँ पे एंजाइम्स ने, और उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज्ड हो गया। इसका हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्टिकेज। स्टिकेज एक हाइपोथेटिकल एंजाइम समझ लीजिए, एक ऐसा एंजाइम स्टिकेज है, नाम है, कि जो कि स्टिक को ब्रेक करता है। सिंपल। इसमें क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, स्टिक है, उसको प्रोडक्ट में क्या करना है, 2 ब्रोकन स्टिक में बनाना है। उसके लिए एक एंजाइम चाहिए अगर हमें उसको स्पीड अप करना है प्रोसेस को। तो अगर कोई एंजाइम नहीं है, फर्स्ट केस है, अगर कोई एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, पहले स्टिक एक ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगी जो कि एक बेंडिंग स्टेट होगा, और यहाँ पे खूब ऐसे फोर्स लग रहा होगा आपको। कोई स्टिक है, समझ लीजिए मेटल की रॉड है, उसको आपको ऐसे बेंड करो, खूब अभी यहाँ पे आपका फोर्स जा रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत हाई अनस्टेबल स्टेट है, बहुत सारा एनर्जी है यहाँ पर, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। अब इस ट्रांजिशन स्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस स्टिक को, बेंडेड स्टिक को, हमें और एनर्जी देनी होगी, और वो फिर ब्रोकन स्टिक जो होगी, दो जब टूट जाएगी तब वो फिर एक लोअर ग्राउंड स्टेट पे पहुंच जाएगा जो कि प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई एंजाइम नहीं है यहाँ पर, तो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जो बेंड करने में एनर्जी जाएगी हमारी, वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो ग्राफ हमें नो एंजाइम के केस में इस तरह से दिखेगा। लेकिन अगर कोई एक, सपोज एक ऐसा मान लीजिए, मैं बता रही हूँ कि एक एंजाइम है, उससे एक सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। सपोज अब सपोज कीजिए कि एक ऐसा एंजाइम है जो एक बार सबस्ट्रेट से बाइंड कर ले रहा है, लेकिन इतनी अच्छी बाइंडिंग हो रही है कि वो सबस्ट्रेट को छोड़ ही नहीं रहा है। ऐसा भी एक मतलब ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या है कि एक बार जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करे, वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिलीज करे। जब तक वो प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा हमारे कोई यूज का नहीं है। तो हमें ऐसा एंजाइम चाहिए कि जो सबस्ट्रेट से बाइंड तो करे, एक एफिनिटी तो शो करे, लेकिन इतनी ज्यादा एफिनिटी नहीं हो ताकि वो, मतलब कि ऐसा हो जाए कि वो सबस्ट्रेट को बाइंड करके ही रख लिया, अब वो छोड़ ही नहीं रहा है वहां पे, ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तब तो एंजाइम भी हमारा वेस्ट हो गया, सबस्ट्रेट भी वेस्ट हो गया, रिएक्शन ही नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा ना। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये केस में कैसा हो जाएगा, ये केस में क्या हो रहा होगा, सपोज ऐसा एक एंजाइम है जो कि एकदम कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एकदम एक्टिव साइट ऐसी बनी है जो कि वहां पे जो स्टिक है हमारा स्टिकेज एंजाइम के लिए, ऐसा स्टिक है, वो सबस्ट्रेट है, वो ऐसा फिट हो जा रहा है कि एंजाइम छोड़ ही नहीं रहा अब उसको। जब ऐसा होगा तो एकदम बहुत थोड़े से प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि छोड़ ही नहीं रहा है ना सबस्ट्रेट को वो। जब तक एक ऐसा नहीं होगा कि सबस्ट्रेट में कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मिंग हो पाए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ में देखिए, पहले सबस्ट्रेट ग्राउंड स्टेट पे था, फिर उसमें जब ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बॉन्ड बना लिया, तो वो इतना ज्यादा स्टेबल हो गया कि उसकी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी लोअर हो गई। मतलब कि और इतना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा लोअर एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे इतना ज्यादा लोअर हो गया। अब सपोज कीजिए इतने लोअर, मतलब इतना हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब तो यहाँ इस केस में तो एक्टिवेशन एनर्जी इसलिए और ज्यादा बढ़ गई एज कंपेयर टू जहां पे एंजाइम नहीं था। यहाँ पे अब ES कॉम्प्लेक्स और यहाँ जो ऊपर ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स है, उतने बीच की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उस सबस्ट्रेट को छुड़वाने के लिए एंजाइम से। और जब वो इतनी एनर्जी, उतनी एक्टिवेशन एनर्जी देंगे हम लोग, तब ही ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो मतलब ये तो लाइक हो गया कि हमें रिएक्शन जो हो रहा था वो हमने एंजाइम देकर और स्लो कर दिया। तो इसीलिए मैंने बोला ना, हर एक केस में एंजाइम, ऐसा नहीं होगा कि हर एक केस में एंजाइम रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा या स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। वो कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है। वो यहाँ पे ये एग्जांपल है कि ऐसा हो गया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इतना टाइटली बाउंड हो गए कि वो सबस्ट्रेट जो फ्री सबस्ट्रेट था उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया, जिसकी वजह से उसकी और एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से अब और ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस ट्रांजिशन स्टेट के बैरियर
जो एक्टिवेशन स्टेट का बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए। तो जब तक वो क्रॉस नहीं होगा बैरियर, तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है जहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई है। और अब हमारा जो आइडियल कंडीशन है कि ऐसा एंजाइम जो कि ट्रांजिएंटली बाइंड हो रहा है हमारे सबस्ट्रेट से, जब ऐसा होगा तो उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि बाइंड किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इतना ज्यादा बाइंड कर ले रहा है कि उसकी जो ES कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से भी ज्यादा कम हो जाए, बस इतनी कम होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे जैसे ग्राफ में है कि सबस्ट्रेट का ग्राउंड स्टेट है, जब ES कॉम्प्लेक्स बना तो वो स्टेबल है, ठीक। और जब फिर ऐसा है कि जब EP कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे, मतलब सबस्ट्रेट में कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग हुई जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाए, उसके पास देखिए यहाँ पे स्पेस दिख रही है। पिछले वाले केस में क्या था, ES मतलब जो स्टिक था वो एंजाइम स्टिकेज से ऐसा बाउंड हो गया था, उसके पास स्पेस ही नहीं थी कि वो कुछ अपने में एडजस्टमेंट कर सके, इसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत कम बन रहे थे। यहाँ पे क्या है कि ये बहुत अच्छे से मतलब एक होता है ना बाइंड किया है, लेकिन उसके तभी भी स्पेस दिया है उसको कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सके या कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग हो सके जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो यहाँ पे जैसे ES कॉम्प्लेक्स बना, अब ये ES कॉम्प्लेक्स कम तो है, लेकिन इस ES कॉम्प्लेक्स अगर ये स्टेबल है तो इससे बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई होगी, क्योंकि ES कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो एक बॉन्डिंग हो रही है ना एंजाइम के सबस्ट्रेट से, तो यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर रही है। यहाँ पे इसलिए ब्लू वाले जो ग्राफ में ट्रांजिशन स्टेट हमारा पहले वाले डॉटेड वाले ग्राफ से कम हो गया है, इसलिए जब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कम है तो अब हमें यहाँ पे जो डेल्टा G ब्लू से लिखा है वो कम ही देना होगा, थोड़ा सा एनर्जी देंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक है सबस्ट्रेट के लिए, ये तो बता दिया, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो कॉम्प्लीमेंटली बाइंड कर जाए सबस्ट्रेट से, बट एक्चुअली में कैसा होना चाहिए कि एंजाइम की एक्टिव साइट ऐसी हो कि वो ट्रांजिशन स्टेट से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करे, ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सके। वो हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है ट्रांजिशन स्टेट, उसको अगर हम लोग उसकी एनर्जी को कम कर देंगे तो हमारा रिएक्शन बहुत स्मूथली जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वही एक बैरियर है, ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी बैरियर है वही ओवरकम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ये बेंडिंग स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट थी, मैंने बताई थी ना, हाँ बहुत पावर लग रही होती है, बेंड कर रहे हैं अगर हम लोग तो वो जो हाई एनर्जी स्टेट है, हाईली अनस्टेबल स्टेट है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम है, ये एकदम कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे, ऐसे जो भी इसका शेप दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो गई। जब वो एनर्जी कम हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर कम हो गया। अब जब बैरियर कम होगा तो हम इजीली बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उससे। तो यहाँ पे वही है, एंजाइम विथ अ पॉकेट कॉम्प्लीमेंट्री टू द रिएक्शंस ट्रांजिशन स्टेट हेल्प्स टू destabilize the stick, contributing to catalysis of the reaction। हमें ये पता, मैंने बता दिया कि एंजाइम्स जो होते हैं उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो बहुत सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है। तो इसका क्या, इसके लिए ना साइंटिस्ट ने 2 हाइपोथेसिस दी थी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग किस तरह हो रही होगी। फर्स्ट थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इसमें क्या है कि एंजाइम्स स्पेसिफिकली बाइंड देयर सबस्ट्रेट थ्रू जियोमेट्रिकली एंड फिजिकली कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शंस। सिंपल, एक एंजाइम है, उसके पास एक एक्टिव साइट है जो कि एक पॉकेट की तरह है, जहां पे जाके सबस्ट्रेट फिट हो जा रहा है। जैसे एक ताला और चाबी, उसके पास एक उतना ही बड़ा होल है जो कि पर्टिकुलर चाबी को ही लेगा, दूसरी चाबी से वो नहीं खुलेगा ताला। सेम वो एंजाइम है, वो तभी एक्ट करेगा जब उसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके ही उस पे पॉकेट में घुसेगा, कोई और सबस्ट्रेट उस पॉकेट में घुस ही नहीं सकता जिसकी वजह से वो एंजाइम एक्टिव हो सके। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट हाइपोथेसिस गिवन बाय द साइंटिस्ट। देन दूसरी एक हाइपोथेसिस आई, दैट वाज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस।
मतलब a network of coupled motions occur throughout the enzyme that ultimately bring the required changes in the active site. Induced fit serves to bring specific functional group on the enzyme into proper position to catalyze the reaction. इसका मतलब है कि एक एंजाइम है, एंजाइम पे जाके सबस्ट्रेट जब बाइंड करता है तो कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होते हैं एंजाइम्स में। मतलब एक पहले ये पॉकेट था, उसके अंदर सबस्ट्रेट जाए, जब सबस्ट्रेट जा रहा है इसके अंदर तो पॉकेट अपना कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंज करेगा। पहले ऐसे था, जब दिखा कि उसका सुटेबल सबस्ट्रेट है यहाँ पर, तो एंजाइम्स में कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होंगे जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट एक्सपोज होगी। पहले एक्टिव साइट एक्सपोज ही नहीं थी, लेकिन जब सुटेबल सबस्ट्रेट दिखा तो अब एक्टिव साइट कंप्लीटली एक्सपोज हो। तो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस यहाँ पे ये कहती है कि जब ये हमारा अगर एंजाइम है और अगर उसको एक सुटेबल सबस्ट्रेट मिल रहा है तो उसमें अब कुछ चेंजेस होंगे, कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस होंगे एंजाइम्स में, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट फुल्ली एक्सपोज होगी। जब वो फुल्ली एक्सपोज होगी तो जो सबस्ट्रेट है उस पर कंप्लीटली अच्छे से बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, इंड्यूस्ड फिट सर्व्स टू ब्रिंग स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एंजाइम इनटू प्रॉपर पोजीशन। ये फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं, वही अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है जिसमें वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है जो कि एक्सपोज हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं सबस्ट्रेट से, इनटू प्रॉपर पोजीशन टू कैटेलाइज द रिएक्शन। तो ये दो हाइपोथेसिस हमें एक्सप्लेन करती है कि एक सबस्ट्रेट और एक एंजाइम कैसे इंटरैक्ट कर रहा था। इसमें थोड़े थोड़े ही डिफरेंस है दोनों में। लॉक एंड की सिंपल ये बोल रही थी कि एक लॉक एंड की होता है, मतलब एक एंजाइम के लिए एक ही सबस्ट्रेट है जो कि उसके एक्टिव साइट में फिट होता है। लेकिन इंड्यूस फिट क्या बोल रही थी, बाद में ये मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब और मॉडिफाइड कर और थोड़ा सा रिसर्च करके और एक बेटर हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने दी कि एक जो एंजाइम होता है वो पहले अपने सबस्ट्रेट को देखता है कि अगर वो एक सुटेबल सबस्ट्रेट है तभी वो उसकी एक्टिव साइट एक्सपोज पूरी तरह होती है, और जब एक्सपोज हो जाती है तो वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप से वो एक्सपोज होंगे और वो कंप्लीट इंटरेक्शन करेंगे हमारे इन सबस्ट्रेट से। थोड़ी और जनरल इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स का आपको मतलब आपने कहीं भी कोई भी एंजाइम्स आपने बहुत सारे अभी तक पढ़े होंगे, उसमें हर एक में आपने ये नोटिस किया होगा, हर एक एंजाइम का नेम कुछ भी हो, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, कुछ भी ऐसे आप एंजाइम्स देखो ना, ASE, ये 3 अल्फाबेट जो होते हैं ये हर एक एंजाइम के लास्ट में वर्ड ऐड होते हैं, ये जो स्पेलिंग में हमेशा ऐड होंगे। तो कहीं भी अगर एज जुड़ रहा है आप ये समझ लीजिए कि वो एक एंजाइम की बात हो रही है। फर्दर एंजाइम्स को मतलब बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पर एक EC नंबर होता है। हर एक एंजाइम जो भी डिस्कवर होते हैं, जो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो भी देखा गया है, जिसके ऊपर भी स्टडी की गई है, हर को एक EC नंबर दिया गया है। हर एक डिफरेंट एंजाइम के पास हर एक डिफरेंट EC नंबर होता है। EC नंबर क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा है EC32117। यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं स्पेस्ड बाय डॉट्स एंड आगे लिखा रहेगा EC। EC स्टैंड्स फॉर एंजाइम कमीशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंजाइम्स को एक्चुअली में नॉमेनक्लेचर देती है। यहाँ पे जो 3 डिजिट, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट लिखा है ना 3 इंडिकेट्स एंजाइम्स मेजर क्लास, कि कौन से क्लास को बिलोंग कर रही है। देखिए हर एक एंजाइम 6 क्लासेस में डिवाइड होता है। यहाँ पे एंजाइम का क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दिया है जिसमें लिखा है फर्स्ट, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है EC3, 3 का मतलब क्या है, ये हाइड्रोलेज है। 3 नंबर पे हाइड्रोलेज आता है। ये सीक्वेंस रखना याद बहुत जरूरी है। मतलब अगर क्लास 1 वाले एंजाइम क्या होंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेज में जाएंगे,
सेकेंड क्लास के एंजाइम ट्रांसफरेज में होंगे, थर्ड हाइड्रोलेज, फोर्थ लाइएज, फिफ्थ आइसोमरेजेस एंड सिक्स्थ लाइगेजेस। जहां पे ऑक्सीडो रिडक्टेज कौन से एंजाइम होंगे जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करा रहे होंगे। ट्रांसफरेजेस कौन से होंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा हो, वैसे रिएक्शन जो कैटेलाइज करा रहे होंगे एंजाइम वो ट्रांसफरेजेस में आएंगे। देन हाइड्रोलिसिस इन रिएक्शन, जहां पे वाटर का यूज करके बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, वो रिएक्शन कैटेलाइज कराएंगे हाइड्रोलिसिस। लाइएजेस क्या कराएंगे, ग्रुप एलिमिनेशन टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स। मतलब आपने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा होगा कि इथेन होता है, फिर इथेन से इथीन बनता है, इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, इथीन में डबल बॉन्ड होता है। उसके लिए क्या करना होता है, दो हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमिनेशन कराना होता है दोनों कार्बन से। उसी रिएक्शन को कौन कैटेलाइज कराते हैं, लाइएजेस। लाइएजेस ऐसे हैं जो कुछ ग्रुप्स को एलिमिनेट कर देंगे जिसकी वजह से एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आइसोमरेजेस नाम ये बहुत जगह आपने सुना होगा, आइसोमर्स बनाते हैं जो आइसोमराइज करते हैं एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, बस कॉन्फॉर्मेशन चेंज जो होता है वो आइसोमरेजेस कराते हैं। जैसे आपने वो ग्लाइकोलिसिस में पहले अगर पढ़ा होगा तो ग्लूकोज से जो फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। मतलब क्या, इन दोनों में अमाइनो एसिड जो होते हैं वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, बस बॉन्डिंग अलग हो जाती है, थोड़े फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। देन सिक्स्थ वाले हैं लाइगेजेस। लाइगेज ये आपने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन में कि लाइगेज जो होता है बॉन्ड जोड़ रहा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ रहा होता है, ये इस तरह का वो है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कपल्ड विथ एटीपी हाइड्रोलिसिस। लाइगेजेस कभी भी एटीपी के बिना वर्क नहीं कर रहे हैं, हमेशा वो एटीपी को ब्रेक करेंगे एडीपी में, एएमपी में, और उसकी जो फॉस्फेट रिलीज हो रहा है या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है या पीपी या पायरोफॉस्फेट जो रिलीज हो रहा है, उसकी जो एनर्जी है उससे ड्राइव करते हैं। ये बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग वाला प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म करना है, तो वो एटीपी की एनर्जी को यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ये 6 मेजर क्लास हैं एंजाइम्स के। तो यहाँ पे जो ईसी नंबर 3 लिखा है, फॉर सपोज ये एंजाइम ऐसा है जो कि हाइड्रोलेज से बिलोंग करता है। अब हाइड्रोलेज में भी फर्दर क्लासिफाई करने के लिए जो यहाँ पे सेकंड डॉट के बाद नंबर दिया है 2, वो 2 क्या डिनोट कर रहा है, वो सब क्लास डिनोट कर रहा है। हाइड्रोलेज में भी बहुत से एंजाइम आते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ग्लाइकोसाइलेज। ये एक एंजाइम ऐसा है जो कि हाइड्रोलेज में आता है। क्यों? क्योंकि ये तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल होगा। वाटर मॉलिक्यूल का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, या वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वाटर ब्रेक हो रहा होगा, या वाटर जो होगा फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे ये होना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद फर्दर उसको और क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पे जो 2 के बाद डॉट देकर 1 लिखा है, 1 क्या डिजिग्नेट कर रहा है, उसके सब क्लास डिजिग्नेट कर रहा होता है। एंड देन जो लास्ट लिखा है 17 उसका सीरियल नंबर, लाइक उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होंगे ना कि जो थोड़े थोड़े तो मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के एंजाइम यहाँ पे स्टडी होते हैं। ये जो ईसी दिया जाता है वो हर एक एंजाइम को दिया जा रहा है, तो हो सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे एंजाइम हो जिनके थोड़े माइनर स्ट्रक्चर डिफरेंसेस हो, लगभग कहीं और कोई एक ऑर्गेनिज्म में कैसा दिख रहा है, एक ऑर्गेनिज्म में कैसा है, लेकिन होंगे सब हाइड्रोलेजेस ही, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ही रिएक्ट कर रहे होंगे। सब ग्लाइकोलासाइलेज ही कि वो ग्लाइकोसाइलेशन वाले रिएक्शन वाले ही करवा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, माइनर चेंजेस हैं, जिसकी वजह से उसको सीरियल नंबर दे दिया गया अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ डिस्कवरी, कि पहला जो डिस्कवर हुआ वो 1, फिर उसके बाद जो हुआ 2, फिर ऐसे से करते वो पहुंच जाते हैं जितने भी लास्ट तक डिस्कवर हुए। तो ये लास्ट नंबर वो एक नंबर होता है जो बताता है एक्चुअली में वो कौन से नंबर पे है वो एंजाइम। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये चीज याद रखना है, बस ये पता होना चाहिए कि
एंजाइम्स का हर एक ईसी नंबर होता है। ईसी नंबर में जो फर्स्ट डिजिट होता है वो मेजर क्लास बताता है, और वो मेजर क्लास यहाँ पे 6 है, और 6 जो मेजर क्लास है उनका इनका नंबर याद रखना जरूरी है कि 1 2 1 पे कौन सा मेजर क्लास है, 2 पे कौन सा मेजर क्लास है। तो इसके लिए आप एक निमोनिक्स याद कर सकते हैं, OTHLIL। ओटी जैसे एक ऊटी जगह है, यहाँ पे हम इंडिया वाले हैं तो अब ऊटी एक जगह है, ओटी हिल, HILL होता है, HLIL होगा यहाँ पे स्पेलिंग, ऐसे कीजिए, या OTH लिल, कुछ भी हो आपको ये सीरीज याद रखना बहुत जरूरी है कि 1 पे 2 पे कौन सा है, 6 पे कौन सा है। यहाँ पे जैसे 2 L से है लाइगेजेस और लाइगेजेस, तो अब ये समझ लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन लास्ट हो रहा है, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ लास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी चाहिए एटीपी से, तो ये लास्ट पे रखिए लाइगेज, और फिर जो फोर्थ नंबर वाला L है वो लाइगेज हो जाएगा। तो आपको ये OTH लिल याद रखिए या OT हिल याद रखिए, जो भी जैसे भी आप अपने निमोनिक्स बना सकते हैं उसको याद करने के लिए ये। सो ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन था एंजाइम्स के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में एंजाइम्स के एंजाइम काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है, उसके हमें कैसे उसके कैलकुलेशन करने हैं, और उसके ग्राफ्स कैसे प्लॉट होते हैं, और एक्स्ट्रा मतलब बाकी का चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही।